हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम कंबशन ऑफ फ्लेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले 5 चैप्टर्स के वीडियो की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर ली है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो ये क्लास 8 के बच्चों के लिए तो बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी 2022 की, उनके लिए भी ये जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी में साइंस की एक अलग से यूनिट है, यूनिट नंबर 7, जिसमें कि साइंस के ये सारे टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं जो क्लास 8 से लेकर 10th तक है। ठीक है, तो क्लास 8 से लेकर 10th तक की साइंस जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है कंबशन एंड फ्लेम्स। कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज को जलाने से उस जब वो हीट एनर्जी रिलीज करती है तो हम उसको बोलते हैं कंबशन। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं हम कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं जिसकी वजह से हमको कंबशन देखने को मिलता है। ठीक है, हम हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री को रन करने में या फिर ऑटोमोबाइल्स को रन करने में हम अलग अलग फ्यूज यूज करते हैं। कुछ फ्यूज जो होते हैं वो हम ट्रेड और इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। बहुत सारे फ्यूज जो होते हैं जिसमें काउडंग होता है, वुड होता है, कोल होता है, चारकोल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये सारे फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, हम फैमिलियर हैं किसके साथ? बर्निंग ऑफ अ कैंडल। कैंडल को हम इजीली बर्न कर सकते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है एक कैंडल को बर्न करने में और एक कोल को बर्न करने में? ठीक है, कैंडल जो होती है वो एक फ्लेम के साथ जलती है। जब हम कैंडल को जलाएंगे तो उसमें से फ्लेम निकलती है, जबकि जब हम कोल को जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बर्निंग ऑफ कैंडल में और बर्निंग ऑफ कोल में। ठीक है, उसके अलावा कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ द फ्लेम। और हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि क्या केमिकल प्रोसेस होता है बर्निंग का और कितने टाइप्स की फ्लेम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंबशन क्या होता है। जैसे कि हमने क्लास 7th में क्या किया था, मैग्नीशियम को बर्न किया था ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और उसने क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के साथ साथ उसने क्या किया था? हीट और लाइट प्रोड्यूस किया था। सिमिलर एक्टिविटी हम अगर पीस ऑफ चारकोल के साथ करें, अगर हम एक चारकोल का पीस को पकड़ के उसको फ्लेम के पास लाएं, कैंडल के पास लाएं या वंसन बर्नर के पास लाएं, तो क्या होता है? हम क्या देखते हैं कि जो चारकोल है वो एयर में बर्न होने लग गया है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर एंड प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम के बर्न होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही चारकोल के बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट और लाइट जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर आपको हीट प्रोड्यूस करके देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। मतलब ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। जो सब्सटेंस अंडर मतलब कंबशन में जाता है उसको हम कंबस्टिबल बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसका हम कंबशन करते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूल जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड जैसे कोल चारकोल हो गया, लिक्विड जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, गैस जैसे कि सीएनजी एलपीजी, ये सारे क्या होते हैं? फ्यूल होते हैं। सम टाइम ये लाइट भी देते हैं हमको कंबशन के टाइम पे, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। जैसे कि हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो कैसे क्या देती है हमको? फ्लेम देती है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल को भी बर्न करेंगे तो वो भी जल जाएगा, उसके वजह से भी फ्लेम प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो कंबशन के टाइम पे या तो वो हमको हीट देगा, लाइट दे, या फिर लाइट भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। ठीक है, अब इन दिस रिएक्शन मेंशन मैग्नीशियम एंड चारकोल कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है। मैग्नीशियम और चारकोल दोनों क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, चारकोल ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। we were told that the food is a fuel of our body। हमारी बॉडी का फ्यूल होता है हमारी फूड, क्योंकि फूड के बर्निंग की प्रोसेस की वजह से हमको क्या मिलती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं तो फूड जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन होता है इन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए फूड क्या है? फ्यूल है हमारी बॉडी का। अब कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन,
oil, paper, iron nails, stone pieces and the glasses. Under the supervision of your teacher, try to burn each of the materials one by one. Mark which is combustible, which is non combustible. कौन सा है जो combustible है, कौन सा है जो non combustible है, मतलब जो easily burn हो जाएगा वो combustible है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न नहीं होगा वो नॉन कंबस्टिबल है. वुड क्या है, कंबस्टिबल है. पेपर कंबस्टिबल. आयरन नील्स नॉन कंबस्टिबल. केरोसिन ऑयल कंबस्टिबल. स्टोन पीसेस नॉन कंबस्टिबल. स्ट्रॉ कंबस्टिबल. चारकोल कंबस्टिबल. मैचस्टिक कंबस्टिबल. ग्लासेस नॉन कंबस्टिबल. समझ में आया, ये लोग बर्न नहीं होंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, इसलिए क्या है ये नॉन कंबस्टिबल है. ठीक है, अब देखेंगे हम कि कंबशन कैसे होता है. देखो ये जो कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया है ना, इसमें देखो पहले कैंडल को थोड़ा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे रखा है तो नीचे से एयर जा रही है, तो जो कैंडल है वो इजीली बर्न कर पा रही है. ठीक है, फिर ये यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो सपोर्ट था हटा दिया, अब एकदम पैक कर दिया पूरा कैंडल. अब सिर्फ थोड़ी सी ऑक्सीजन जा पा रही है इसमें, तो इस वजह से कैंडल में क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और ये फ्लिकर कर रही है. जब हम इस कैंडल के ऊपर वाला पार्ट को भी ढक देंगे, मतलब हमने पूरा कट ऑफ कर दिया ऑक्सीजन का सप्लाई, तो कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी. क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है. देखो केस ए में क्या हुआ, इजीली बर्न हो रही है. ठीक है, क्योंकि एयर एंटर कर पा रही है चिमनी में नीचे की साइड से. केस बी में क्या होता है, एयर एंटर नहीं कर पा रही है चिमनी में, इस वजह से फ्लेम क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है और स्मोक प्रोड्यूस कर रही है. और सी वाले में फ्लेम जो फाइनली है बिल्कुल खत्म हो गई है. क्यों, क्योंकि एयर अवेलेबल ही नहीं है उसमें, इस वजह से क्या हो गया है, फ्लेम बंद हो गई है. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कंबशन करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है. We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. हाँ, sun जो है वो heat और light produce करता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन. ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होते हैं वो सन में होती है, इसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. अब देखो इन्होंने क्या किया है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट, और तवा पे रखना है. कवर इट विद अ ग्लास जार और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम. हाँ, क्योंकि उसका कट ऑफ हो जाएगा किससे, एयर से, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगी. अब देखो इसमें क्या किया है, you might have heard that the clothes of a person catches fire. The person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? हम जब भी कोई इंसान को मतलब अगर वो फायर कैच कर लेता है तो उसकी बॉडी को हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से फायर करते हैं. ठीक है, blank wrapped around a person whose cloth caught fire. Now recall some of your experiments. Burn by itself, how does it burn? देखो जो ये है क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट. ब्लैंकेट क्या करेगा, उसका एयर का फ्लो रोक देगा, मतलब उसका जो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वजह से जो फायर कैच कर रहा है ना, उसको कट ऑफ कर देगा ब्लैंकेट. ठीक है, तो इस वजह से किसी भी इंसान जो जिसने आग पकड़ ली है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं. तो ब्लैंकेट क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देगा, तो वो फायर से बच जाएगा. ठीक है, you must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when burning matchstick is brought near it? अब obviously जब हम piece of paper के पास में matchstick लेके जाएंगे तो वो piece of paper जो है वो burn हो जाएगा. लेकिन अगर हम piece of wood के पास लेकर जाएंगे तो matchstick से कभी भी wood नहीं जल सकता है. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, केरोसिन ऑयल को फायर इन केरोसिन ऑयल को ऐड करना पड़ेगा वुड और कॉल को फायर करने के लिए. जबकि पेपर को फायर करने के लिए हमको सिर्फ मैचस्टिक की जरूरत है, और वुड और कोल में अगर हमको कंबशन करना है तो उसके लिए हमको केरोसिन ऑयल को ऐड करना पड़ेगा. केरोसिन ऑयल को ऐड करने के बाद जो है वुड और कोल जो है वो फायर पकड़ सकता है. ठीक है, आपने कभी सुना है फॉरेस्ट फायर के बारे में? देखो जब एक्सट्रीम हॉट हीट होती है समर के टाइम पे, तो जो ड्राई गैस ग्रास होती है वो आपस में फायर कैच कर लेती है, और ये जो ड्राई ग्रास से जो फायर होती है वो ट्रीज तक पहुंच जाती है, ट्रीज से पूरे फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, और फॉरेस्ट में पूरे में आग लग जाती है. फिर इस कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फायर्स को कंट्रोल करना. क्लियर, आपने सुना होगा. और बहुत सारे फॉरेस्ट में फायर लगती है, उत्तराखंड में भी बहुत सारी जगह पे फायर का इंसिडेंट आपको देखने को मिला था. ठीक है, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है वो कभी भी कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर मैंने, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी,
देखो, डू दीज एक्सपेरिमेंट्स टेल यू दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर। देखो, हमने देखा कि पेपर जो है उसको हम इजीली मैच स्टिक से बर्न कर पा रहे हैं, लेकिन कोल या फिर वुड को बर्न करने के लिए हमको उसको केरोसिन डालना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे फायर को कैच करते हैं। एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस जो है वो फायर कैच कर लेता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो फायर कैच करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से वो जल्दी फायर कैच कर लेता है। कोल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसको उतने इग्निशन टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा जिसपे ये बर्न करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कंबशन करना स्टार्ट कर दे, तो वो इसका क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कोल के कंपैरिजन में कैसा होगा, कम होगा। क्लियर। अब कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट द रूम टेम्परेचर। इस वजह से जो मैच स्टिक होती है वो कभी भी फायर कैच नहीं करती है अपने आप से रूम टेम्परेचर पे। मैच स्टिक को बर्न करने के लिए आपको उसको रब करना पड़ता है मैच बॉक्स पे, तब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है और वो क्या होता है, बर्न होने लग जाती है। ठीक है, देखो अब मैच स्टिक की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। 5000 ईयर्स पहले स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड्स जो होते थे उनको यूज करते थे, उनको सल्फर में डिप करके एंशियंट इजिप्ट में यूज किया जाता था। अभी जो हम मैच बॉक्स देखते हैं वो 200 साल पुराना बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जैसे मैच स्टिक होती है ना, उसके ऊपर जो वो ब्राउन कलर का जो पाउडर लगा होता है वो उसमें होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस होता है, उसके साथ कुछ ग्लू लगा होता है उसको चिपकाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको सूटेबल वुड के ऊपर रैप किया जाता है। फिर एक रफ सरफेस के ऊपर अगर हम उसको स्ट्रक करते हैं तो फॉस्फोरस जो होता है वो इग्नाइट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और क्या करता है, कंबशन स्टार्ट कर देता है मैच बॉक्स का। जबकि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में भी, यूजर्स के लिए भी। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए अब मैच बॉक्स में जो एंटीमनी सल्फ ट्राइसल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोरेट होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, और रबिंग सरफेस हैज द पाउडर ग्लास एंड द लिटिल रेड फॉस्फोरस, मतलब कि वो जो रबिंग सरफेस बनाते हैं ना वहां पे हम लिटिल रेड फॉस्फोरस डाल देते हैं, जिसके जो कम डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू कि मैच स्टिक के ऊपर ग्लू करने में व्हाइट फॉस्फोरस। मतलब हम यहाँ पे अब इस पे व्हाइट फॉस्फोरस नहीं लगाते, इसकी जगह वो जो मैच स्टिक होती है ना उसमें ऐसे स्क्वायर बने होते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस लगा देते हैं। तो जब भी हम मैच स्टिक को रब करेंगे तो वो जो रेड फॉस्फोरस होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा और इमीडिएटली रिएक्ट कर देगा पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और इन द मैचस्टिक हैड टू प्रोड्यूस द इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। मतलब व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करके एंटीमनी ट्राइसल्फेट को इग्नाइट कर देगा और कंबशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैच बॉक्स जो होती है वो हमारी वर्क करती है। जो combustible substance cannot catch fire or burn as long as temperature is lower than its ignition temperature। अगर कोई भी combustible substance है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो वो कभी भी बर्न नहीं होगा। उसका टेम्परेचर आपको इग्निशन टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, तब जाके वो बर्न होना स्टार्ट करेगा। अगर देखा, हमने देखा है कि कोई कुकिंग ऑयल है उसको हम कंटिन्यूअस बर्निंग स्टोव पे रख दे तो उसमें कभी कभी आग लग जाती है, जो ऑयल होता है वो आग पकड़ लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, तो वो आग फायर को कैच कर लेता है। ऐसे ही कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट द रूम टेम्परेचर। जब कैरोसिन ऑयल और वुड को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो कभी वो फायर नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा भी हीट कर देंगे तो वो जल्दी से फायर को कैच कर लेगा। if wood is heated a little it would still not catch fire। अगर हम wood को थोड़ा गर्म करेंगे तो भी उसमें आग नहीं लगेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो केरोसिन ऑयल का कम होता है वुड के कंपैरिजन में, इसलिए वो कम टेम्परेचर पे क्या करता है, फायर कैच कर लेता है। जबकि वुड होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आपको ज्यादा उसको हीट देना पड़ेगा, तब जाके उसका तब जाके वो क्या करेगा, फायर कैच करेगा। ठीक है, इसलिए हमको कैरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल केयर करनी पड़ती है। कैरोसिन ऑयल को हम ऐसे रखते हैं कि वो कभी फायर कैच ना कर ले। अब देखो एक और एक्टिविटी की है,
बर्निंग कैंडल के साथ। अब देखो, जो पेपर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तुरंत वो आग पकड़ लेता है, लेकिन इसमें क्या किया है, देखो 2 पेपर कप्स बनाए हैं शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके। एक जो पेपर कप है उसमें पानी रखा है और एक जो कप है उसको ऐसे ही रखा है, ठीक है, और दोनों को कैंडल के ऊपर रखा है। तो ये वाला जो पेपर है वो तो जल्दी से बर्न हो जाएगा, लेकिन ये वाला पेपर कप है ये बर्न नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी है। इवन हम इसके पानी को पेपर कप में गर्म भी कर सकते हैं। कैसे गर्म होगा, देखो जब हम हीट करेंगे उसको, तो वी कैन इवन बॉईल वाटर इन द पेपर कप, क्योंकि जो हीट दे रहा है, जो हम कैंडल से हीट दे रहे हैं, वो पेपर कप जो है वो किसको सप्लाई कर दे रहा है, वाटर को सप्लाई कर दे रहा है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इस वजह से वाटर के प्रेजेंस में इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पेपर का रीच नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो पेपर है वाटर के प्रेजेंस में बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है एंड वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, उन फायर को कैच कर लेते हैं विथ अ फ्लेम। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो इजीली फ्लेम को कैच कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है। ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, पेट्रोल होता है, ठीक है, अल्कोहल होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के। पेट्रोल में आप एक मैच स्टिक डाल दो, तुरंत आग लग जाएगी। एलपीजी में आप तुरंत आग लग जाती है, एक सिंपल लाइटर की जरूरत होती है हमको उसको क्या करने में, इग्नाइट करने में, ठीक है। तो इन सबका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है और इजीली ये फायर को कैच कर लेते हैं। अब हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अगर कहीं पे फायर लग गई है तो उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे नियर बाय होम या शॉप्स में अगर लग गई है, तो आपके पास सबसे पहले फायर सर्विस जो प्रोवाइड करता है आपके एरिया में उसका नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको देखे कि कहीं पे आग लगी है तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है और उसका टेलीफोन नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले तो आपकी सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन है या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, वाटर को पोर करती है ऑन दी फायर, जहां आग लगी होती है वहां पे पानी डालना स्टार्ट करती है। वाटर क्या करता है, वो कंबस्टिबल मटेरियल जो है उसको ठंडा कर देता है, ठंडा कर देगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो क्या करता है, फायर की स्प्रेडिंग को रोक देता है। और उसके अलावा जो वाटर वेपर्स हैं वो पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगी। वाटर वेपर्स जो होंगी वो कंबस्टिबल मटेरियल जो है जहाँ पे आग लगी है उसको पूरे में सराउंड कर लेंगी। तो उसका जो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है एयर का कंबस्टिबल सब्सटेंस को, वो रुक जाएगा और फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। समझ में आया कि क्या हुआ, पानी ने क्या कर दिया, उसका इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दिया, उसका टेम्परेचर कम कर दिया, इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दिया। इस वजह से वो कूल डाउन हो गया और फायर खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वाटर वेपर्स क्या कर देंगे, उसका सप्लाई जो है एयर से वो रोक देंगी। अब किसी भी चीज को, फायर को कैच करने के लिए क्या चीजें जरूरत होती हैं, ठीक है, क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है फायर को प्रोड्यूस करने के लिए। 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो होता है फ्यूल, दूसरा होता है एयर जो क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, और तीसरा होता है हीट। हीट की वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है फ्यूल का वो इग्निशन टेम्परेचर के बियॉन्ड चला जाता है, तो वो फायर रुकती ही नहीं है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनमें से तीनों में से किसी एक सब्सटेंस को हटा के, या तो एक या एक से ज्यादा, या तो आप वन और मोर जो रिक्वायरमेंट है इसको हटा दो, या तो फ्यूल और एयर को हटा दो, या एयर को हटा दो, या हीट को हटा दो। आप इन तीनों में से या इन तीनों को हटा दो, या एक या दो को भी हटाओगे तो भी आपका जो फायर है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, एयर का सप्लाई कट ऑफ करवा देते हैं और टेम्परेचर जो है उसको ब्रिंग डाउन कर देते हैं। फ्यूल का टेम्परेचर कम कर देंगे तो इग्निशन टेम्परेचर से कम आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फायर कैच करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन पानी जो है वो हमेशा, मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। एक मिनट, सॉरी, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब आप फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो बहुत सारे केसेस में। क्यों, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग में आग लगी है, बिल्डिंग में फायर हुआ है, तो उसके वजह से पूरी बिल्डिंग जो है उसका फ्यूल बन जाएगी, पूरी बिल्डिंग में वो क्या होगी, आग फैलने लग जाएगी, तो पूरी बिल्डिंग उसका फ्यूल है, तो आप पूरी बिल्डिंग को कैसे हटाओगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप एयर का सप्लाई रोक दो या फिर हीट को कम कर दो, इग्निशन टेम्परेचर के नीचे कर दो, तो धीरे धीरे आग क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है।
अब मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? वाटर है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमनली फायर एक्सटिंग्विशर हम क्या यूज करते हैं? फायर ब्रिगेड वाटर का ही यूज करती है। वाटर वर्क्स लेकिन किस पे करती है? सिर्फ वुड और पेपर पे वर्क कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे ये वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आप वाटर डालोगे, वहां से इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे अगर फायर लगी है तो इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कंडक्ट हो सकती है, और जो लोग फायर को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है। इसलिए वाटर सुटेबल नहीं होता है, नॉट सुटेबल फॉर द फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जो फायर ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ है तो वहां पे हम वाटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, आपको पता है कि वाटर जो होता है वो हैवियर होता है ऑयल के कंपैरिजन में। तो अगर हम वाटर को डालेंगे जहाँ पे ऑयल या पेट्रोल की वजह से आग लगी है, तो वाटर क्या करेगा? नीचे की साइड बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर की साइड टॉप पे बर्न होता रहेगा। फॉर दी फायर्स, अब क्या करेंगे? जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से फायर लगी है या इन्फ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोलियम की वजह से लगी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे एज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर की तरह, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो हैवियर होता है, किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? फायर को पूरे ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगा, क्योंकि हैवियर होगा तो नीचे की पूरे फायर के ऊपर बैठ जाएगा, और जो ऑक्सीजन होता है वो लाइटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो कट ऑफ हो जाएगा ऑक्सीजन का और फ्यूल का, जो कांटेक्ट है वो कट ऑफ हो जाएगा, कांटेक्ट कट ऑफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका एडवांटेज क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? कि मोस्ट केसेस में ये हार्म नहीं करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को। अगर हम पानी डाल देंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? हमको कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कैसे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन द सिलेंडर। जैसे हम एलपीजी गैस को स्टोर करते हैं ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, मतलब कि जो गैस है अगर उसको हम कंप्रेस करके फिल करें तो उसके गैस के एटम जो है वो पास में आ जाएंगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर सकते हो? सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। व्हेन रिलीजेस फ्रॉम दिस सिलेंडर, अब जैसे ही हम सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनॉर्मसली एक्सपांड हो जाएगी और कूल डाउन कर देगी आसपास के एटमॉस्फेयर को, और ये सिर्फ ब्लैंकेट फॉर्म नहीं करेगी अराउंड द फायर, इसके अलावा ये जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको भी कम कर देगी। इसके वजह से ये एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करेगी। समझ में आया? दो चीज कर देगी, एक तो ये कट ऑफ कर देगी, किसको? ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी, दूसरा टेम्परेचर को भी क्या कर देगी? कम कर देगी। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करेगी। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराएंगे। कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं? जो ड्राई पाउडर होते हैं केमिकल्स के, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट हुआ, ये दोनों जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो ये कार्बन, अगर हम इन दोनों को भी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? फायर अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं देखो। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक ऑन अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव। अब देखो कंबशन कैसे होता है? जब गैस बर्न होती है रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड द रैपिड कंबशन। देखो, जो भी हमारे एलपीजी गैस के सिलेंडर्स या गैस स्टोव होती है, हम जैसे ही उसको और उसका नॉब ऑन करते हैं और उसके ऊपर एक मैच स्टिक लगाते हैं, वो तुरंतली बर्न होने लग जाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन बोलते हैं, ठीक है। दीज आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन द एयर एट द रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि बहुत एक्टिव नॉन मेटल होता है, जो इजीली एयर के साथ भी क्या कर लेता है? रिएक्ट करके क्या करता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। देखो, एक टाइप ऑफ कंबशन ऐसा होता है जिसमें मटेरियल जो होता है वो सडनली बस्ट हो जाता है फ्लेम्स की फॉर्म में विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ द अपेरेंट कॉज। मतलब आप कुछ नहीं लगाते हो, उसके बाद भी वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। उस ऐसे कंबशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। तो दो हो गए। पहला होता है हमारा रैपिड कंबशन, जिसमें गैस जो होती है वो रैपिडली बर्न करना स्टार्ट करती है, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। और ऐसा मटेरियल जो खुद ही सडनली बर्स्ट होता है इनटू फ्लेम्स के फॉर्म में विदाउट एप्लीकेशन, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द
कोल डस्ट, जैसे कोल डस्ट जो होता है उसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, जो बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है कोल माइंस में। स्पॉन्टेनियस फायर, फॉरेस्ट फायर होता है जिसके वजह हीट, सन की हीट की वजह से और लाइटनिंग की वजह से वहां पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फायर क्रिएट हो जाता है। मोस्टली जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं ना, वो ह्यूमन बीइंग्स की केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। लोग क्या करते हैं, पिकनिक करने जाते हैं और वहां पे कैंप फायर को बिना एक्सटिंग्विश करे छोड़ आते हैं, इसके वजह से वो फायर को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, अब हमने देखा है जनरली हम फायर वर्क्स यूज करते हैं फेस्टिवल डेज में, क्रैकर्स को इग्नाइट करते हैं तो सडन रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, हीट इवॉल्व होती है, लाइट इवॉल्व होता है और साउंड इवॉल्व होता है। तो ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, जो भी बहुत सारी अमाउंट ऑफ गैस जो होती है वो लिबरेट होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत सारी गैस लिबरेट होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, जब हम प्रेशर को अप्लाइड करते हैं उसके वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। क्लियर। अब फ्लेम्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो फ्लेम क्या होता है, जब से हम एलपीजी सिलेंडर को जब हम से जब गैस स्टोव को हम बर्न करते हैं तो उसमें जो फ्लेम निकलती है वो कलर के फॉर्म में निकलती है। कैंडल का फ्लेम होता है वो अलग कलर का होता है, तो अलग अलग फ्लेम जो होती है वो अलग अलग कलर की होती है। जब हमने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिवर को बर्न किया था तो हमने देखा था कि वहां पे अलग, डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स, यू कैन डू दैट नाउ। अब देखो क्या करना है आपको, ये देखो कैंडल का जो फ्लेम का कलर है वो येलो कलर का होता है, जबकि जो गैस स्टोव का कलर का होता है वो ब्लू कलर का फ्लेम आपको देखने को मिलता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मेंशन वेदर ऑन बर्निंग मटेरियल फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट। कैंडल फॉर्म्स करता है, मैग्नीशियम नहीं करता है, कैम्फर करता है येलो कलर का, कैरोसिन स्टोव करता है ब्लू कलर का, चारकोल करता है येलो कलर का। ठीक है, फ्लेम फॉर्म करते हैं। क्लियर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या होता है, देखो तीन, एक सेकेंड देखिए, देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को जानने के पहले आप ये एक बार देख लीजिए कि जो कैंडल होती है, कैंडल के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है, और इसमें इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, मतलब यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होती है। उसके बाद बीच वाला जो होता है लाइटर वाला पार्ट वो कैसा होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, इसको मिडिल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो बाहर वाला जो पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं आउटर जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो ये तीन जो होते हैं वो डिफरेंट जोन्स होते हैं ऑफ द कैंडल के। अब देखो इधर एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें क्या किया है, ये जो कैंडल है इसके पास में ये एक हमने ग्लास ट्यूब लिया, इसको हमने टोंग से पकड़ लिया है। अब ये ग्लास ट्यूब को जब हम ये हीट सप्लाई करेंगे तो पूरी ग्लास ट्यूब गर्म हो जाएगी, और इसके दूसरे एंड पे जब हम कोई मैच स्टिक लाएंगे तो इवन ये जो हीट सप्लाई है वो मैच स्टिक को भी करेगी, तो मैच स्टिक भी बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें हमने क्या किया है, कैंडल के ऊपर ग्लास ट्यूब को रखा है तो उसके ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का रिंग बन जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्लीन ग्लास प्लेट होती है उसके ये जो हमारी कैंडल है इसके अंदर जो अनबर्न कार्बन है वो इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, ये रिंग फॉर्म हो जाती है। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए, अब कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो वेपराइज होते हैं अगर बर्निंग के टाइम पे, तो वो फ्लेम्स देते हैं, जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो गया या मोल्टन वैक्स हो गया। ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जब हम इनको बर्न करते हैं तो ये वेपराइज होते हैं, इस वजह से फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होगा, इस वजह से वो फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो वेपर्स ऑफ द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। इस वजह से जो वेपर्स बाहर आ रही हैं वैक्स की वजह से, उसके वजह से क्या हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब एक और एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें हमने थिन लॉन्ग वायर को रखा है इसके मिडिल वाले जोन में। अब मिडिल वाला जो जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, तो वहां पे जो कॉपर वायर है उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन जो आउटर वाला पार्ट है इसका वो ज्यादा हॉट है, तो उसकी वजह से जो कॉपर वायर है वो कैसा हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया कि जो कैंडल होता है उसका अंदर वाला पार्ट लीस्ट हॉट होता है, फिर मॉडरेटली हॉट होता है, फिर हॉटेस्ट वाला पार्ट जो होता है वो आउटर वाला होता है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन हुआ है। बीच वाले पार्ट में पार्शियल कंबशन हुआ है और इनर मोस्ट वाले पार्ट में अनबर्न्ड वैक्स है। ठीक है, वहां पे कंबशन नहीं हुआ है। क्लियर। चलिए, अब गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट जोन होता है, जो सबसे हॉटेस्ट होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, उसी को क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए यूज होते हैं, जिसके वजह से उस हीट के वजह से ही क्या होती है, हमारा गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो
मेल्ट हो पाता है। क्लियर। अब फ्यूल क्या होता है, देखो, सोर्सेज ऑफ हीट ऑफ एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हम कौन यूज करते हैं, मेनली वुड का यूज करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं, पेट्रोल का करते हैं और कैरोसिन को करते हैं। ठीक है, यही जो सब्सटेंसेज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। गुड फ्यूल क्या होता है, जो रेडिली अवेलेबल हो। हम ऐसा ही फ्यूल चाहते हैं ना जो मार्केट में हमको इजीली अवेलेबल हो, चीप रेट में अवेलेबल हो और मॉडरेट रेट पे जलता हो एयर के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही फ्यूल को हम यूज करना पसंद करते हैं। क्या हम ऐसा फ्यूल यूज करना पड़ेंगे जो हमको बहुत दूर से लाना पड़ता हो, बहुत महंगा हो और वो थोड़ा जलाओ तो पूरा जल जाता हो, ऐसा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होता है, रेडिली अवेलेबल हो, चीप हो और मॉडरेट रेट से बर्न होता हो। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता हो और पीछे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ना छोड़े, ऐसा फ्यूल हमको चाहिए। क्या चाहिए, रेडिली अवेलेबल हो, चीप हो, मॉडरेट रेट से बर्न हो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे और कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को ना छोड़े, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। तो ऐसा तो कोई आइडियल फ्यूल नहीं होता है जो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। फ्यूल्स जो होते हैं उनकी कॉस्ट अलग अलग होती है। कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉस्टलियर होते हैं। फ्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड में आते हैं कोल, चारकोल, लिक्विड में आते हैं पेट्रोल, डीजल, गैसियस में आते हैं सीएनजी और एलपीजी। ठीक है, अब फ्यूल की इफिशियंसी क्या होती है, अगर हमको कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर को क्या करने को दिया है, बॉईल करने को दिया है विद द हेल्प ऑफ द काउ डंग, कोल या एलपीजी एज अ फ्यूल, तो किस से जल्दी पानी आपका गर्म होगा वो उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। उसको हम फ्यूल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर हम पूरा 1 kg ऑफ फ्यूल को कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसकी यूनिट किस में होती है, किलो जूल पर केजी में होती है। किलो जूल पर केजी में होती है, मतलब 1 kg फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करने पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी वो इजीली जल्दी पानी को गर्म करेगा। जैसे एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 और काउडंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू है 6,000 से 8,000। तो एलपीजी जल्दी पानी गर्म करेगा, काउडंग स्लोली पानी को गर्म करेगा। कोल की भी ज्यादा होती है 25,000 से 33,000, लेकिन एलपीजी के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके वजह से हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे कार्बन फ्यूल जो होते हैं, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या छोड़ते हैं, अनबर्न्ड कार्बन छोड़ते हैं। ठीक है, जो कि हार्मफुल होता है। डेंजरस पॉल्यूटेंट छोड़ते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। इनकम्प्लीट कंबशन अगर हम किसी फ्यूल का करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक पॉइजनस गैस है। और इस कोल को अगर हम क्लोज्ड रूम में बर्न करते हैं तो लोगों की डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट होने की वजह से। इस वजह से बोलते हैं कि जिस रूम में आपने खाना बनाया है उस रूम में, और आप अगर आपने चिमनी या ये सारी चीजें का यूज किया है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है। तो कभी भी आपको रूम पूरा क्लोज करके नहीं सोना है। ठीक है, अदरवाइज वहां पे जितने लोग हैं वो मर सकते हैं। क्लियर। फिर थर्ड आता है कंबशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन। जो भी फ्यूल होता है उनके कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जैसे कि पोलार ग्लेशियर जो होते हैं मेल्ट होते हैं। पोलार ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से सी लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकते हैं कोस्टल एरियाज में या लो लाइंग एरियाज में, और परमानेंटली सबमर्ज भी हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस वजह से हमको क्या करना चाहिए, ऐसे फ्यूल को कम यूज करें जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो। कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि जो डीजल हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस है। और पेट्रोल इंजन जो होता है वो क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जो ये सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। इस वजह से एसिड रेन आता है। और एसिड रेन जो होता है वो क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल होता है, बिल्डिंग्स के लिए भी हार्मफुल होता है और सॉइल के लिए भी हार्मफुल होता है।
इस वजह से डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस किया जा रहा है सीएनजी के थ्रू, क्योंकि सीएनजी जो होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, कार्बन ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये कम ऑक्साइड्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5। एसिड रेन मतलब जब कैसे होती है, अभी हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके आती है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है अगर आपने 1 kg फ्यूल का कंप्लीट कंबशन किया है। कंबशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जब हम ट्रीज को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कब होता है, जब सडनली क्या होता है, वो लार्ज हीट एनर्जी और साउंड के साथ एक्सप्लोजन होता है प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, तो हम उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। फ्लेम्स हमने देखा, कैंडल की जो फ्लेम्स होती हैं वो 3 होती है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर को एक्सटिंग्विश करना है, कैसे कर सकते हैं, या तो एयर का कट ऑफ कर दो या फिर टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम ला दो। फ्यूल क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसको हम फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, कि उसमें वो कितना इफिशियंट है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम उसमें प्रोड्यूस करते हैं, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, उसकी कितनी इफिशियंसी है, उसको हम फ्यूल इफिशियंसी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होती है तो ग्लोबली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आइडियल फ्यूल क्या होता है, जो रैपिडली अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, चीपर हो, जो कम अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्यूल बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो फायर कैच करना स्टार्ट करता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस मतलब जो इजीली बर्न हो जाते हैं, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। ठीक है, अब क्या क्या हमने पढ़ा, द सब्सटेंस जो एयर में इजीली बर्न होता है उसको हम कंबस्टेबल बोलते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो एसेंशियल होता है कंबशन के लिए। कंबशन की प्रोसेस में हीट और लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होता है वो फायर कैच कर लेता है। उसके अलावा इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिनका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, उसको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। फायर को कंट्रोल किया जा सकता है या तो मतलब जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फायर को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हटा दे। वाटर कॉमनली यूज किया जाता है फायर को कंट्रोल करने में, लेकिन वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और ऑयल को नहीं कंट्रोल कर सकता। इसके वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं, जैसे कि रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। ठीक है, 3 डिफरेंट जोन होते हैं फ्लेम के, जिसको हम डार्क जोन बोलते हैं, ल्यूमिनस जोन बोलते हैं और नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। ठीक है, आइडियल फ्यूल कैसा होता है, चीप होता है, रेडिली अवेलेबल होता है, रेडिली कंबस्टेबल, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यूज की होनी चाहिए। और ये क्या करता है, कोई पॉल्यूट ना करे एनवायरनमेंट को। फ्यूल जो होता है उसकी इफिशियंसी अलग अलग होती है, कॉस्ट भी अलग अलग होती है। फ्यूल को एक्सप्रेस किया जा सकता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ द किलो जूल पर केजी। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं वो डेंजरस पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है एयर में तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो कोल के साथ, डीजल के और पेट्रोलियम के बर्न करने की वजह से एसिड रेन ला सकते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सॉइल के लिए कैसी होती है, हार्मफुल होगी। क्लियर, चलिए चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो ये करने के बाद आप एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कीजिए, इससे आपको आइडिया आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, किस टाइप के आंसर आपको आते हैं और कितना आपने पढ़ने के बाद गेन किया है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।